Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E ज्ञानी स्कूल। आज बहुत दिनों बाद आप सब लोगों से मिलना हुआ है। बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर 10th की वीडियो बना दें। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए 10th की वीडियो अब तक नहीं बन पाई थी, है ना। फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से, है ना, आज हम 10th की वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा चैप्टर की मेटल और नॉन मेटल के दो पार्ट शायद मैंने अपलोड कर दिए थे। एक में मैंने डिस्कस किया था कि मेटल क्या है और मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर हमें फोकस करना था, वो हमने सारी ही चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अगर अब की बात करूँ मैं, नॉन मेटल में मैंने बात कर लिया था नॉन मेटल है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर का जो पोर्शन है मेटलर्जी वाला वो इस बार हटा दिया है रिड्यूस सिलेबस में, वो आ चुका है। जैसे मेटलर्जी में हम कुछ चीज़ें पढ़ते थे कि हम मेटल को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि जो मेटल है वो कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर मेटल कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं तो उनको किस तरीके से हम प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, वो इस बार हमें नहीं पढ़ना है। मतलब हमें मेटल, नॉन मेटल और केमिकल कॉम्बिनेशन का कोर्स क्या है, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है, वही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ इस बार हमें डिस्कस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है मेरा वो है कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज का टॉपिक क्या है? कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें कि जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कॉम्बिनेशन होता क्यों है। अगर मैं मेटल की बात करूं या नॉन मेटल की बात करूं या किसी अदर एलिमेंट्स की बात करूं, तो वो क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्यों केमिकली कंबाइन होते हैं। तो आपके सामने इसका आंसर ये है कि सभी एटम या एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो करते क्या हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। और केमिकल स्टेबल होंगे कैसे? तो अगर मैं बात करूं किसी भी एलिमेंट्स की, तो सभी एलिमेंट इनर्ट गैस की जो इनर्ट गैसेज होती हैं हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, सभी इनकी स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं या इनकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, इसका 10, 18, 36, 54, 86, ठीक, ये इनके एटॉमिक नंबर है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो वो किसकी स्ट्रक्चर गेन करना चाहता है? हीलियम की। इसके अलावा अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसके पास की इनर्ट गैस कौन सी है? नियोन। तो सभी एलिमेंट या एटम नोबल गैस की, इन्हें बोलते हैं आप क्या? नोबल गैस। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं वो, और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो 3 चीज़ें कर सकते हैं: इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, है ना, कब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और उसके थ्रू 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो बॉन्ड की शेयरिंग अलग, जो बॉन्ड है वो अलग तरीके से फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो क्या था, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन ये था कि वाई डू एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहा मैंने आपसे? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्वेश्चन है क्या, वाई डू एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो क्यों एलिमेंट्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना।
क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। जो एटम्स हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? Generally all elements take part in a chemical reaction, for because each and every element become to stable and to acquire noble gas electronic configuration. नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, क्या कहा मैंने आपसे कि जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को क्या कर लें? एक तो स्टेबल कर लें और दूसरी बात वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें। ठीक, अब बात ये है कि जब मेटल कंबाइन होगा, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे या मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे और मेटल नॉन मेटल कंबाइन होगा और या नॉन मेटल कंबाइन होंगे, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? ठीक है, वही मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होगा जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होंगे और जब नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे कि जब मैं मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करूँगा तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि when metal and non-metal are combined to each other and they transfer and metal transfer the electron to the नॉन मेटल। होता क्या है कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं तो जो मेटल है वो नॉन मेटल को क्या कर देता है? अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है और इसके थ्रू जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्डिंग। दूसरी बात, व्हेन नॉन मेटल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, व्हेन नॉन मेटल combine to each other then the sharing of electron takes place. Then the sharing of electrons takes place. किसकी शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या सीखा मैंने सीखा कि जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और जब नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर क्या है कि जो मेरे बॉन्ड हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। उन्हीं की मुझे बात करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड।
ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अगर किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस आयनिक कंपाउंड बोलते हैं हम, है ना। और आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है, और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो बात करेंगे हम किसकी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करूं मैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, कि कॉम्बिनेशन हुआ किस बेस पर है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेस पर हुआ है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू हुआ है, उसी के बेस पर जो बॉन्ड है मेरे वो दो टाइप के होते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, on the basis of electron transfer and electron sharing, the bonds are of two types. The bonds are of two types. पहला टाइप क्या है मेरा, आयनिक बॉन्ड, जिसे मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलता हूँ। ठीक है। बनता कब है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तब किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब बनेगा मेरा क्या, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो अगर मैं बात करूँ आयनिक बॉन्ड की, सबसे पहला बॉन्ड है मेरा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये बॉन्ड जब बनेगा जब मेरे मेटल और नॉन मेटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि दिस बॉन्ड कैन बी formed due to the combination of metal and non-metal, है ना। और आप इतना भी जानते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना। तो दूसरी बात मैं इसमें लिख सकता हूं कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर मेटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगी वो देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, अट्रैक्शन के थ्रू बनता है किस किस के, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा यहाँ, है ना। तो बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल की कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आयनिक बॉन्ड के। तो अगर मैं बात करूँ NaCl की, फॉर्मेशन ऑफ NaCl होता किस टाइप से है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो अगर मैं NaCl की बात करूँ तो सोडियम है एक इसके अंदर, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है 281। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है 287। तो आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच होगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है या एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा जिस
एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़रूरत है, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। क्लियर। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो उसकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो करता क्या है यहाँ पर, ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद होता क्या है कि जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर निगेटिव, और इन दोनों के अट्रैक्शन के थ्रू, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है क्योंकि एक कैटायन है और दूसरा क्या है एनायन है, और ये जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को क्या बोलता हूँ मैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, बोलो। ठीक, तो ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल था। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। ठीक, तो एक तो इसमें क्या है मैग्नीशियम मेटल है और दूसरा क्या है क्लोरीन मेटल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका कितना है 12 है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो। ठीक, और अगर मैं क्लोरीन के बारे में लिखना चाहूँ तो क्लोरीन क्या है 287 है। सभी अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो वो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब करेगा, जब वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, बोलो। और ये अपनी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कब करेगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दें, ये वाली सेल ही खत्म कर दें तो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बोलो। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इस 7 को 8 कर सकता हूं बाय द एक्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मैं 7 को 8 में तो चेंज कर सकता हूं, लेकिन 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने ये पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पर कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता था, ऐसे ही यहाँ होगा। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसे कितने करने हैं 8 करने हैं। अगर ये वाली सेल खत्म हो जाए तो ये वाली बचेगी केवल, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। ऐसे ही यहाँ पर इस क्लोरीन को कितने करने हैं 8। अब दिक्कत ये है, इसे डोनेट करने वाला जो है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, लेकिन जो एक्सेप्ट करने वाला है वो क्लोरीन है। तो हमें कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे 2, क्योंकि एक क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करूँ तो बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से होती है इसकी, Mg है ना। Mg की बात करूं तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो एक क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, है ना। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो करता क्या है, जो मैग्नीशियम है 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दे देता है। होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और एक Cl पे -1, दूसरे Cl पे दूसरा माइनस, है ना। तो ये जो बॉन्ड बना है यही क्या है मेरा आयनिक बॉन्ड है, बोलो। तो आयनिक बॉन्ड में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल। ठीक, और भी एग्जांपल की बात करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आयनिक बॉन्ड है क्या रियल में। एक अट्रैक्शन के थ्रू फोर्स बनता है, अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बनता है, ये किस किस के, कैटायन के और एनायन के। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, फॉर्मेशन ऑफ Na2O, फॉर्मेशन ऑफ Na2O। ठीक, बनेगा कैसे, इसमें मेटल क्या है सोडियम है, लिख लीजिए, है ना। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, 8 है, 1 है। नॉन मेटल क्या है ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, 2 है, 6 है। अब ये देखें आप, सोडियम मेटल मेरे पास 2 हैं और ऑक्सीजन क्या है मेरे पास 1 है, और ऑक्सीजन को अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, और सोडियम के पास कितने हैं फिलहाल 1 है, लेकिन सोडियम 2 हैं। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, किसे देंगे ये ऑक्सीजन को देंगे। यहाँ पर देखें किस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है 2 सोडियम है, और एक सोडियम के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। ये मैंने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये मेरा ऑक्सीजन है। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम देगा, है ना। और क्या बन जाएगा Na+ और
O-2, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, है ना, फ्रॉम द 2 सोडियम एटम, तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, O-2। तो ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई आयनिक बॉन्ड की कि फॉर्मेशन होता कैसे है और क्या क्या एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते थे। तो ध्यान रखना, कंडीशन पहली क्या है कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, और जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एटम्स के ऊपर चार्ज जनरेट होते हैं। एक पर कैटायन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे क्या बोलेंगे आप, कैटायन, और एक पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, जिसे क्या बोलेंगे आप, एनायन। ठीक है, नोट कीजिए। तो ये था मेरा क्या, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, आयनिक बॉन्ड है क्या और किस किस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब बात करेंगे हम कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसे क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड से पता चल रहा है कि वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वही मुझे डिस्कस करना है। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे आयनिक कंपाउंड हैं वो क्या है, आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड में कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है, और उन कैटायन और एनायन के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं पहला पॉइंट तो यही लिख सकता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्यों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जो उसके एटम्स होते हैं कैटायन और दूसरा एनायन। बिकॉज a strong force of attraction, because a strong force of attraction is present, because a strong force of attraction is present, है ना, इसलिए क्या होता है, वो सॉलिड होता है। ये पहली बात थी किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो आयनिक कंपाउंड है वो किसके थ्रू बनते हैं, वो आयंस के थ्रू बनते हैं। एक कैटायन होता है, दूसरा क्या होता है, एनायन। तो दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं दे आर मेड अप ऑफ आयंस, दे आर मेड अप ऑफ आयंस, वो आयन से मिलकर बनते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आयंस जनरेट होंगे, और जब आयंस जनरेट होंगे तो उनके थ्रू जो भी बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड, है ना, और जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे वो, है ना। तीसरी बात करूं अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनके आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिन्हें ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक compounds is high due to the presence of strong force of attraction, due to the presence of strong force of attraction। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक,
और अगर मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वस मीडियम में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर मतलब आयंस में चेंज होते हैं। अदरवाइज अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिड स्टेट में बात करूं तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ब्रेक नहीं होते आयंस में, और अगर वो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या आपके पास फ्री आयंस प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं आयनिक कंपाउंड्स की, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन मेरे पास आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, और आयनिक कंपाउंड के पास जो आयंस फ्री होते हैं वो उसकी सॉलिड स्टेट में तो होते नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो अगर NaCl की बात करूं तो सॉलिड NaCl में Na+ और Cl- के जो आयंस हैं वो फ्री नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं उसे मेल्ट कर दूं मतलब मोल्टन स्टेट में चेंज कर दूं, या उसे पानी के अंदर डाल दूं मतलब एक्वस मीडियम बना लूं, तो उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। यही रीज़न है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं या तो वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या वो एक्वस मीडियम में करते हैं, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन में मेरे पास फ्री आयंस होते हैं। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड के पास फ्री आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, तो क्या कहा मैंने आपसे कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब वो बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम में उनके पास फ्री आयंस होते हैं, और अगर उनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है फोर्थ प्रॉपर्टी की आयनिक कंपाउंड्स ionic compounds are conductor of electricity, are conductor of electricity, are conductor of electricity in molten state, in molten state or aqueous medium। इन मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू द presence of फ्री आयंस। फ्री आयंस की प्रेजेंस से जो मेरे आयनिक कंपाउंड हैं वो मोल्टन स्टेट में या वो एक्वस मीडियम में क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। जबकि अगर मैं सॉलिड अगर आपका आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो रिएक्शन है, आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, और आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं जो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट होती है रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक है क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। ऐसे ही अगर मैं AgNO3 की बात करूं, सिल्वर नाइट्रेट की, तो वो भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के बीच में कौन सी रिएक्शन होंगी, आयनिक। होता क्या है, अगर मैं Na पे बात करूं प्लस है, Cl पे भी -1 है, Ag पे क्या है, प्लस है, NO3 पे क्या है, माइनस है। आयनिक रिएक्शन में होता क्या है कि जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर मैं इसके कैटायन की बात करूं तो इसके एनायन के साथ चला जाएगा, और इसके कैटायन की बात करूं तो किसके एनायन के साथ चला जाएगा, इसके। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका NaNO3 और प्लस के AgCl। ठीक, और ये जो रिएक्शन है लगभग 10⁻⁻⁶ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, एक बहुत ही कम टाइम है। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये मेरा पहला टाइप का बॉन्ड था। जब
बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू बनेगा तो मैं उसे आयनिक बॉन्ड बोलूंगा, और जिन कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी कि आयनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें ये थी कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, फ्री आयंस, है ना। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बॉन्ड की कि सेकंड टाइप का बॉन्ड है क्या और वो बनता कब है, किन कंडीशन में वो बनेगा, है ना। तो सेकंड जो टाइप का जो बॉन्ड है वो है मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और बनता कब है उसी का हमें डिस्कस करेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जिनके अंदर होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो डिस्कस करने वाले हैं हम, है ना। तो सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब आपकी नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगी, और नॉन मेटल कंबाइन जब करती हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड when known metals are combined, when known metals are combined, and known metals are stable through the sharing of electrons, है ना। and known metals are stable, स्टेबल होने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स आर स्टेबल थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा हम उसे क्या कहेंगे, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे हम। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं आपसे कहने लगूं कि फॉर्मेशन हुआ है किसका, H2 मॉलिक्यूल का। कैसे हुआ है वो, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और इस हाइड्रोजन को किसकी स्ट्रक्चर गेन करनी है, इसे स्ट्रक्चर गेन करनी है किसकी, हीलियम की, क्योंकि इसके पास की इनर्ट गैस कौन है, हीलियम है। तो हाइड्रोजन को हीलियम तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, है ना। और हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो करता क्या है, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया इस हाइड्रोजन ने, और इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई इनके बीच में, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू कोई बॉन्ड बना है तो मैं उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलता हूँ, है ना। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो मैं उसे डबल बॉन्ड बोलता हूँ, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो मैं उसे ट्रिपल बॉन्ड बोलता हूँ। मुझे फिलहाल कितने की तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड है वही हमारे कोर्स में अब तक की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जिनमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे मेरे, वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि दिस टाइप इज बॉन्ड, this type is bond is formed due to the sharing of electron, due to the sharing of electron, है ना। और इसके जो एग्जाम्पल है वो हम इसके टाइप्स में डिस्कस कर लेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनने वाला बॉन्ड कुछ अलग होगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनने वाला बॉन्ड अलग होगा, और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो कुछ अलग टाइप का होगा। तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे इसके एग्जाम्पल। तो बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है मेरा क्या, सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, जब एटम्स के बीच में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो जो भी बॉन्ड बनेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, सिंगल बॉन्ड। तो लिख सकता हूँ मैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड when bonded atom shared one इलेक्ट्रॉन, है ना, देन इसे क्या कहोगे आप, सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने अभी बात की थी किसकी, हाइड्रोजन की। अगर H2 मॉलिक्यूल की बात करूं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक H मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक H हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन के पास क्या है, उसके पास भी एक है। तो करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इनके थ्रू जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, है ना। तो इस टाइप से बनता है क्या, मेरा सिंगल बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप बॉन्ड की। सेकंड टाइप का बॉन्ड क्या है इसका, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किसके बीच में, बॉन्डेड एटम्स के बीच में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, when two electrons are shared between the bonded atoms, then double bond is formed, ठीक। देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल क्या है इसका। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की, है ना। O2 मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसमें। अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम की बात करूं, मैंने पीछे बताया था एटॉमिक नंबर 8 है, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी, 6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पर। ये एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम मेरा ये है, जिसके इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। अब दोनों ही ऑक्सीजन को स्टेबल होना है ना। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास देने के लिए। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आपस में। मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो कितने हो गए इसके पास, 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास भी कितने हो गए, 2 4 2 6 और 2 8। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की, कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो वो यूज कर लेगा, है ना, और जब दूसरे ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी तो वो यूज कर लेगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू, जिसमें बॉन्ड शेयरिंग के थ्रू बनता है, उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की, कि ट्रिपल बॉन्ड है क्या और बनेगा कब वो, है ना। जो थर्ड टाइप का बॉन्ड है मेरा वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, जब एटम्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो क्या बनेगा मेरा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये कि व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, when 3 electron are shared between the bonded atoms, then triple bond is formed.
है ना। क्या फॉर्म्ड होगा उस कंडीशन में, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो देखें जो N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, N2 मॉलिक्यूल का, वो कैसे होता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, जब तो 8 होंगे। तो एक नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी, 5 है, जिसके इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखा दिए हैं। और दूसरा जो नाइट्रोजन है मेरे पास, वो मैंने डॉट से दिखा दिए उसके इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, और दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मेरे टाइप्स थे किसके, कोवलेंट बॉन्ड के, जिसमें मैंने बात की एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। और कोवलेंट बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये भी ध्यान रखना आप। कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो कोई भी चार्ज यहाँ पर जनरेट नहीं होता। ठीक है, नोट कीजिए। तो बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है कोवलेंट कंपाउंड की। या उससे पहले हम फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का जो कोवलेंट कंपाउंड है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्या, H2O कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड NH3, है ना। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑक्सीजन की, इसे मैं सेंट्रल एटम मानता हूँ, क्योंकि सेंट्रल एटम में उसे मानता हूँ जो नंबर में क्या है, सबसे कम है। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, नंबर में कौन कम है, आपका ऑक्सीजन। ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो क्या करेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, क्योंकि उसने दोनों ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। ठीक है, तो इस टाइप से तो फॉर्मेशन होता है किसका, H2O मॉलिक्यूल का, है ना। अब अगर मैं बात करूं NH3 मॉलिक्यूल की, तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है मेरा, नाइट्रोजन है। 3 मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। और आप जानते हैं कि इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। एक हाइड्रोजन के पास, दूसरे हाइड्रोजन के पास, ये सबके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस हाइड्रोजन को स्टेबल होना होगा तो ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। बोलो, इस हाइड्रोजन को स्टेबल होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और जब इस हाइड्रोजन को स्टेबल होगा तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये इन तीनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो क्या बना लेगा ये, बोलो, नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है, NH3 मॉलिक्यूल का होता है। अब बात करते हैं क्या, कि जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है ना, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आप, कोवलेंट। जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कोवलेंट कंपाउंड होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो यही है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। दूसरी बात है कि कोवलेंट कंपाउंड में किस आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरी बात कि जो कोवलेंट कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर आयंस की प्रेजेंस है और ना ही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फोर्थ बात यह है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि इनके एटम्स के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो क्या कहूँगा मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। और अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो क्या क्या है मेरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कोवैलेंट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट, कोवैलेंट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई सी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन से कंपाउंड मेरे, कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरी बात, इन कोवैलेंट कंपाउंड आयंस आर नॉट फॉर्म्ड, आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कि जो मेरे कोवैलेंट कंपाउंड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, दीज कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ, due to the weak force of, due to the presence of, due to the presence of weak force, है ना। और फोर्थ बात इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो क्या है, कि इंसुलेटर हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दो ही कंडीशन में होगी, या तो आपके पास फ्री आयंस हो या आपके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इनके पास कुछ भी नहीं होता उनमें से। तो क्या कहूँगा मैं कि दीज आर इंसुलेटर because due to the absence of free ions and क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात है, तो अगर मैं लास्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, है ना। और आयनिक कंपाउंड वाटर क्या होते हैं, सोल्यूबल। तो क्या है, दीज कंपाउंड्स आर वाटर क्या, इनसोल्यूबल। ठीक है, क्यों सोल्यूबल होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, क्यों सोल्यूबल होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और क्यों सोल्यूबल होते हैं मेरे कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब मैं सोल्यूबिलिटी की बात करता हूँ कि सोल्यूबल कौन किस में होगा, तो सोल्यूबिलिटी में पढ़ा जाता है कि जैसा वो खुद है वैसे ही सोलवेंट में वो डिजोल्व होना चाहता है। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर का मतलब जिसके पास आयंस प्रेजेंट हो। H2O में H+ और OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, और जो मेरे आयनिक कंपाउंड हैं उनमें भी आयंस प्रेजेंट हैं। तो मतलब जैसा नेचर आयनिक कंपाउंड्स का है वैसा ही नेचर किसका है, वाटर का है। तो लाइक डिजोल्व इन लाइक वाली यहाँ बात होती है कि जैसा खुद है वैसे ही सोलवेंट में वो डिजोल्व होना चाहता है। तो आयनिक कंपाउंड भी पोलर होता है, और जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, पोलर है। तो पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में ही डिजोल्व होना चाहता है। लेकिन अगर मैं कोवैलेंट कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर पोलर है तो नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होता। इसीलिए जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो जो मेरा थर्ड चैप्टर था मेटल और नॉन मेटल, आप इस बार रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहीं पर कंप्लीट होता है ना। तो मैंने आज का जो लेक्चर था उसमें दो चीज़ें डिस्कस करी कि पहली बात तो ये डिस्कस करी कि कोई भी एटम कंबाइन होता क्यों है, रीज़न क्या है एलिमेंट्स का कंबाइन करने का। तो क्या था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए किसकी, नोबल गैस की। और वो अपने आप को स्टेबल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के थ्रू या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब होगा जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे, और उस कंडीशन में आपका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा
है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होगी जब मेरा नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे, और जब नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो कौन सी शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, तो अगर तो इस लेक्चर में आपकी कोई भी डाउट है, हालांकि सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने की कोशिश की गई है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और दूसरी बात, मैं अपने बच्चों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उम्मीद है कि ऐसा ही सपोर्ट आप लोगों के साथ आगे बना रहे। ठीक, और अच्छा लगता है कि जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए वीडियो बना दो, तो मन करता है और मोटिवेट हो जाते हैं हम भी, और फिर चाहे किसी भी कोई भी कंडीशन हो, कितने बिजी हो हम लोग, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएँ। तो थैंक्स टू एवरीवन।